विशेष दिन भर 29 अप्रैल बुधवार। मैं हूं सर्वप्रिया सांगवान। कोरोना से निपटने में क्या आगरा मॉडल हो गया है फेल? कहां तक पहुंचा है कोरोना वैक्सीन का रिसर्च और कब तक आएगी वैक्सीन? इन एंटीबॉडी को बनने में वक्त लगता है और एक बार बन गई तो फिर ये हमारे ब्लड में रहती हैं। लॉकडाउन की चुनौतियों के बीच पेश है बीबीसी हिंदी की नई सीरीज लॉकडाउन लोकगीत। और जानिए कई देशों ने लॉकडाउन से बाहर आने का क्या रास्ता अपनाया है। कोरोना दिन भर के साथ मैं हूं सर्वप्रिया सांगवान और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी के सोशल मीडिया चैनल्स पर यानी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाइव। आप सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7:30 बजे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया भर में अब तक 2,16,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों की कुल संख्या 31 लाख से भी ज्यादा हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1008 हो गई है। बीते 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 31,787 हो गए हैं। इसमें 22,629 एक्टिव मामले हैं, जबकि लगभग 7,500 लोग ठीक हो गए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे जगह जगह पर फंसे लोगों की इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू करें। पंजाब में लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है, यानी वहां 17 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मगर गुरुवार से संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे के लिए दुकानें खुली रहेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में मंगलवार शाम लॉकडाउन लागू कराने वाले पुलिस वालों पर हमले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक महीने से थोड़े ज्यादा समय में 58,355 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 दशक तक चले वियतनाम युद्ध के समय मारे गए लोगों से भी ज्यादा हो गई है। वियतनाम युद्ध के वक्त में 58,220 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्दी ही एक दिन में 50 लाख टेस्ट करना शुरू कर सकता है। अमेरिका में कोरोना के ज्यादा मामलों की 2 वजह बताई जा रही हैं। एक तो जनसंख्या का ज्यादा होना और दूसरा वहां बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जाना। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,304 नए मामले सामने आए हैं और 202 लोगों की मौत हुई है। अब जर्मनी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,57,000 हो गई है और मरने वालों की कुल संख्या 6,115 हो चुकी है। पड़ोसी यूरोपीय देशों की तुलना में जर्मनी का यह आंकड़ा अब भी काफी कम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि उनके देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की कमी है। उनका कहना है कि बड़े स्तर पर उत्पादन और आयात करने के बावजूद उस कमी को पूरा नहीं किया जा सका है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पहले की तुलना में वे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी जरूरतों के हिसाब से अब भी पर्याप्त नहीं है। रूस में लॉकडाउन 11 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अफ्रीकी देश मोरक्को की जेलों में 300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर रोगी कैदी हैं, पर कुछ जेल कर्मचारियों में भी पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले सप्ताह एक जेल में एक कैदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बड़े स्तर पर जेलों में टेस्ट किया गया। मोरक्को की जेलों में लगभग 80,000 कैदी हैं। वियतनाम में देशव्यापी लॉकडाउन में छूट दिए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं और अब वहां धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होना शुरू हो गया है। हालांकि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, रेस्तरां में प्लास्टिक की घेराबंदी और अनिवार्य तौर पर मास्क पहनना अब एक सामान्य चीज हो गई है। चीन में मंगलवार को 22 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला विदेश से आए व्यक्ति के संक्रमण का है। चीन में हालांकि कुल मरने वालों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। चीन में अब तक कुल 4,623 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की खबरें। कोरोना मामलों का पहला क्लस्टर आगरा में आया था। फिर कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर आगरा मॉडल की तारीफ होने लगी। केंद्र सरकार ने भी इसकी तारीफ की, लेकिन पिछले 15 दिन में यहां मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो क्या आगरा मॉडल फेल हो गया है? बता रही हैं बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह अपनी इस रिपोर्ट में।
कोरोना मामलों का पहला क्लस्टर आगरा में आया था। वहां के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज वहां 92 केस हैं, जिनमें से 5 मरीज पूरी तरह रिकवर हो गए हैं। 87 मरीजों पर निगरानी रखी जा रही है और खुशी की बात है कि उनमें से कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। 11 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा मॉडल की सफलता पर एक प्रेजेंटेशन देते हुए ये शब्द कहे थे, लेकिन 18 दिन बाद इस मॉडल पर उनके सुर बदल गए। 29 अप्रैल को उनसे बीबीसी ने ऑनलाइन सवाल पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगरा मॉडल या फिर भिलवाड़ा मॉडल कुछ नहीं होता। हमें ये समझने की जरूरत है कि कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। हम आपके सामने बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, ये बताने के लिए कि कहाँ अच्छे प्रयास हुए हैं। हमने कभी भी आपको रिलेटिव सक्सेस के बारे में बताया है, तो साथ में ये हमेशा कहा है कि हम एक इन्फेक्शन वाली बीमारी से डील कर रहे हैं। एक दिन की भी चूक हमें दोबारा उस जगह पर ले जा सकती है जहां हमारा सक्सेस नॉन सक्सेस में बदल जाएगा। महज 18 दिन के अंतराल में ऐसा क्या हो गया कि आगरा मॉडल कंटेनमेंट प्लान, जिसकी सराहना करते केंद्रीय मंत्री नहीं थक रहे थे, आज वहां की स्थिति इतनी खराब हो गई। ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि पहले 11 अप्रैल को वहां मरीजों की कितनी संख्या थी। तब कोरोना पॉजिटिव मरीज थे 92 और आज की तारीख में 29 अप्रैल को है 425, यानी 4 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चूक कहां हुई। आगरा मॉडल के शुरुआती दिनों की जब चर्चा हो रही थी, उस वक्त हमने वहां के डीएम प्रभु एन सिंह से बात की थी। 13 अप्रैल को बातचीत में उन्होंने बताया था कि तबलीगी जमात मरकज में शामिल हुए लोग जो आगरा पहुंचे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अस्पताल में कई पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और अस्पताल का नाम है पारस। लेकिन बुधवार को जब हमने आगरा के डीएम से दोबारा बात की तो उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात का मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। पारस अस्पताल वाले भी अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन नया मामला जो सामने आया है वो कुछ सब्जी वाले हैं, उसमें पॉजिटिव मरीज और रोजमर्रा के जरूरी सामान बेचने वाले। 29 अप्रैल को आगरा में 425 पॉजिटिव केस हैं। तो क्या ये संख्या उनकी चिंता बढ़ा रही है? इस सवाल के जवाब में प्रभुनाथ सिंह ने कहा, आंकड़ों के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं प्लान बता सकता हूँ। हम आज भी अपने उसी कंटेनमेंट प्लान पर काम कर रहे हैं। सर्विलेंस सिस्टम हमारा इतना तगड़ा है कि हम हर पॉजिटिव मरीज का सोर्स पता कर लेते हैं और अगले 5 से 6 घंटे में उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लेते हैं। आगरा के जिला अधिकारी के मुताबिक आज भी उनके यहाँ कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट दोगुनी होने की दर 8 दिन की है, जो अप्रैल के शुरुआती दिनों में 5 दिन के आसपास थी। इस लिहाज से देखें तो आज हम बेहतर स्थिति में हैं। प्रभु एन सिंह ने कहा, हम तेजी से डबलिंग रेट को 10 दिन की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। विश्व भर में मरीजों की संख्या दुगनी होने की रफ्तार देख लीजिए और आगरा की देख लीजिए, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी नए मामले सामने आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट एरिया से सामने आ रहे हैं। फिलहाल आगरा में 32 हॉटस्पॉट हैं और आज की तारीख में आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिला है। सरोज सिंह, बीबीसी, दिल्ली। भारत इस वक्त लॉकडाउन में है। बाकी कुछ देशों ने भी लॉकडाउन का रास्ता अपनाया था और अब धीरे धीरे कुछ जगहों को खोल दिया गया है। तो इन देशों में लॉकडाउन से बाहर आने का रास्ता क्या था और इन देशों से बाकी दुनिया क्या सीख सकती है? सुनिए बीबीसी संवाददाता डेविड शुकमैन की रिपोर्ट। तमाम देशों की सरकारें बेसब्री से लॉकडाउन खोलने या ढील देने के रास्ते तलाश रही है। स्विट्जरलैंड में लोग अब हेयर ड्रेसर से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। वहीं बीजिंग में सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर छात्र साथ साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वायरस फिर से फैल सकता है। संक्रमण फैलने की दर पर ही आगे की चीजें निर्भर करेंगी। इसे वैज्ञानिक आर नंबर कहते हैं। जब ब्रिटेन में संक्रमण चरम पर था तो यहाँ आर नंबर 3 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 3 और लोगों को संक्रमित कर सकता था। मगर फिर पाबंदियां लगाई गई और ये दर 0.7 तक गिर गई। भले ही ये अनुमानित है, मगर इस दर का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति औरों में वायरस नहीं फैला सकता। मगर लॉकडाउन में छूट देने का मतलब होगा संक्रमण फैलने की दर फिर से बढ़ जाएगी और दूसरी वेव आने का खतरा पैदा हो जाएगा। लॉकडाउन से निकलने के लिए वायरस की टेस्टिंग जरूरी है। जर्मनी में जांच की जा रही है कि कौन संक्रमित हुआ था और कौन अभी भी संक्रमित है। इससे पता चलेगा कि कहां संक्रमण फिर फैल सकता है। मगर अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी इस काम में मुश्किल हो रही है।
अगला महत्वपूर्ण कदम होगा संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। चीन में एक छोटी सी टीम को ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। ब्रिटेन में भी 18,000 लोगों को इस काम में लगाने की योजना है। ऐप के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉकडाउन में राहत देना आसान होगा और संक्रमित व्यक्ति का पता चला तो उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। और ये सब अगर अगले साल तक जारी रहा तो लोगों का सब्र टूट सकता है। इसका विकल्प यही होगा कि पूरे देश को ही लॉकडाउन रखा जाए। जो भी हो, हमें खुद को नए हालात में ढालने के लिए तैयार होना होगा। जैसे कि ग्रीस में एक अस्पताल में पूरी तरह से सुरक्षात्मक पोशाक में जन्मदिन का केक डिलीवर किया गया। लॉकडाउन में कभी न कभी तो रियायत मिलनी ही है, मगर ऐसा जल्द नहीं होगा। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के सवाल मन में आते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए तो क्या दोबारा संक्रमण नहीं होगा? क्या कोरोना के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी बन जाएगी? सुनिए साइंस रिपोर्टर जेम्स गैलाघर की रिपोर्ट मुकेश शर्मा की आवाज में। पहले बात करते हैं कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तो हमेशा मुस्तैद रहता है। जैसे ही पता चलता है कि शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने हमला बोला है तो पहला हिस्सा बिना देर किए झट से एक्शन में आ जाता है। इसे इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो जन्म से ही आप में मौजूद रहती है। जब ये काम करती है तो शरीर में कुछ रसायनों का बहना शुरू होता है, शरीर में बुखार होता है और फिर जो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उन सेल्स को नष्ट कर देते हैं जिन पर बैक्टीरिया या वायरस ने हमला किया था। लेकिन ये कोई खास कोरोना से जुड़ा मामला नहीं है और न ही इसकी वजह से कोरोना से इम्यूनिटी मिलेगी। कोरोना के लिए हमें चाहिए एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ कोरोना वायरस को निशाना बनाने वाली एंटीबॉडीज शरीर में बने, लेकिन इसमें वक्त लगता है। शोध से ये पता चला है कि कोरोना वायरस को निशाना बनाने के लिए एंटीबॉडीज बनने में लगभग 10 दिन तक लगते हैं। अगर ये एडेप्टिव इम्यूनिटी ताकतवर हुई तो लंबे समय तक इसकी याददाश्त में कोरोना इन्फेक्शन रहेगा और ये तभी भविष्य में कोरोना के खिलाफ एक संरक्षण दे पाएगा। इम्यून सिस्टम की भी एक याददाश्त होती है, बिल्कुल हमारी तरह। उसे कुछ संक्रमण अच्छे से याद रहते हैं लेकिन कुछ संक्रमणों को वो आदतन भुला भी देता है। जैसे खसरा ऐसी बीमारी है जो इम्यून सिस्टम को लंबे समय तक याद रहती है। एक बार ये बीमारी हो गई तो उम्र भर के लिए इम्यूनिटी दे जाती है। हालांकि दूसरी कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम अक्सर भुला देता है। इंसानों को संक्रमित करने वाले कोरोना परिवार के दूसरे 6 वायरस इस बारे में क्लू देते हैं। कोरोना परिवार के 4 वायरस में सामान्य किस्म की सर्दी के लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी इम्यूनिटी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ मरीजों को तो साल भर के अंदर ही दोबारा संक्रमण हो गया था। लेकिन सामान्य सर्दी अमूमन बहुत हल्के लक्षणों वाली होती है और खतरनाक भी नहीं होती। कोरोना परिवार के दूसरे 2 वायरस ज्यादा परेशानी करने वाले हैं। सार्स और मर्स से संक्रमण के मामले में यह देखा गया कि कुछ सालों बाद इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में मेडिसिन के प्रोफेसर पॉल हंटर कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि आप इम्यून हो पाएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि कब तक इम्यून रह पाएंगे। ये तो है कि इम्यूनिटी जीवन भर बरकरार रहने वाली चीज नहीं है। सार्स के मामले में एंटीबॉडी पर जो रिसर्च हुआ था उससे ये पता चला कि इम्यूनिटी केवल 1 या 2 साल तक ही बनी रहेगी। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद कुछ लोग थोड़े समय के भीतर ही कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हो गए। हालांकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टेस्टिंग की समस्या के कारण ऐसा हो सकता है। अगर मरीज को गलत टेस्टिंग की बुनियाद पर यह कह दिया जाए कि आप ठीक हो गए हैं तो ऐसा हो सकता है। अभी तक किसी भी इंसान की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए जानबूझकर उसे कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित नहीं किया गया है, लेकिन बंदरों के एक जोड़े के साथ ऐसा किया गया। इन बंदरों को 2 बार संक्रमित किया गया, पहली बार उनकी इम्यूनिटी बनाने के लिए और दूसरी बार 3 हफ्ते बाद। उनमें दोबारा रोग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। ये अच्छी खबर है, लेकिन सब में ऐसा ही होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। सभी मरीजों में एंटीबॉडीज की कुछ न कुछ मात्रा तो रहती ही है, लेकिन सब में ये बराबर नहीं होती है। चीन में कोविड-19 से ठीक होने वाले 175 मरीजों की जांच में ये पाया गया कि उनमें 30% लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज बेहद कम थे। एक और बात यह भी है कि आपकी एंटीबॉडीज की वजह से कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वायरस का कैरियर नहीं हो सकते, यानी आप दूसरे लोगों को फिर भी संक्रमित कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी ये तय करती है कि ये वायरस आपके लिए किस हद तक खतरनाक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इम्यूनिटी आपके लिए किसी भी बीमारी को कम खतरनाक तो बना ही देती है। भले ही आप किसी बीमारी से पूरी तरह से इम्यून ना हो, लेकिन यह मुमकिन है कि दूसरी बार संक्रमण पहले की तरह गंभीर नहीं होगा। तो ये था मुकेश शर्मा की आवाज़ में जेम्स गैलाघर की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे थे कि इम्यूनिटी क्या बनेगी या नहीं अगर संक्रमण हो गया तो। और डॉक्टर विजय यादव ने, हमारे श्रोता ने भी यही सवाल पूछा था। आशा है आपको इसके बारे में
कुछ जवाब जरूर मिल गया होगा। सबके दिमाग में एक सवाल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी। हर दिन के साथ हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं और ना ही जल्दी हो सकता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन होती क्या है और कैसे काम करती है। फिलहाल वैक्सीन पर रिसर्च कहाँ तक पहुंचा है और इसके बनने में कितनी देर है, सुनिए ये रिपोर्ट नवीन नेगी की आवाज में। आज सबके दिमाग में एक सवाल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी। हर दिन के साथ हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं और ना ही जल्दी हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं आखिर वैक्सीन होती क्या है। बचपन में हमें टीके लगाए जाते हैं ना, वो वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन एक तरह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए ट्रेनिंग कोर्स जैसी होती है। अब ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। यूँ तो हमारे शरीर के बाहर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, लेकिन ये सब बीमारी नहीं पैदा करते। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी होते हैं और ये बीमारी नहीं पैदा करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया या वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इनसे हम बीमार हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस गया, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेगा कि ये कोई गलत चीज आ गई है। ऐसा इसलिए होता है कि इस बीमारी वाले बैक्टीरिया पर ऐसे प्रोटीन या शुगर होते हैं जो शरीर वाले नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग शेप के, अलग साइज के होते हैं। इस कंडीशन में शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी बनाकर इन बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एंटीबॉडी ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन बैक्टीरिया के शेप में फिट होनी चाहिए, जैसे किसी ताले में चाबी लगती है। इन एंटीबॉडी को बनने में वक्त लगता है और एक बार बन गई तो फिर ये हमारे ब्लड में रहती हैं। अगर फिर से उसी बैक्टीरिया ने हमला किया तो एंटीबॉडी पहले से ही तो है और आप तब बीमार नहीं होंगे। वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन में मरे हुए बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और कुछ प्रोटीन और शुगर। तो वैक्सीन को शुगर में डालो और इम्यून सिस्टम को लगता है कि असल घुसपैठिया आ गया। ऐसे में हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। फिर जब असल बैक्टीरिया या वायरस आता है तो वो एंटीबॉडी पहले से ही शरीर में मौजूद है। जैसे जब छोटे बच्चे को टीका लगवाया जाता है तो उसे हल्का बुखार होता है। इसका मतलब है टीका अपना काम कर रहा है और एंटीबॉडी बना रहा है शरीर में। मतलब जब बच्चे पर वो खास बैक्टीरिया या वायरस हमला करेगा तो शरीर को पता होगा कि उससे कैसे लड़ना है। वैक्सीन का काम होता है लोगों को बीमार होने से बचाए। यह असल में बीमारी होने के बाद की कोई दवाई या इलाज नहीं होता। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर अभी क्या काम हो रहा है और कितनी रिसर्च हो रही है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक लगभग 70 अलग अलग टीम वैक्सीन पर काम कर रही हैं। फिलहाल पूरे विज्ञान जगत के लिए ये सबसे जरूरी काम हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो बाकी रिसर्च छोड़कर फुल टाइम इसी पर फोकस किया है। कई जानवरों पर और इंसानों पर भी ट्रायल किए जा रहे हैं। अब तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। एक सवाल और है कि ये वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। इसके जवाब में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर 2020 तक वैक्सीन आ सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हर काम, हर स्टेज अपनी तय योजना के मुताबिक चलता रहे। कुछ भी गलत हुआ तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है, यानी 2021 के बीच में कोरोना के लिए वैक्सीन आ सकती है। और आखिरी सवाल कि वैक्सीन बनने में इतनी देर लग क्यों रही है। किसी वैक्सीन को खोजने और फिर बनाने में काफी वक्त लगता है। कोरोना वायरस के बारे में समझने में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हमें पता है कि इसका जेनेटिक कोड क्या है। ये कोड एक ब्लूप्रिंट की तरह है। कुछ वैज्ञानिक इसके हिस्से उठाकर इसे मौजूदा वायरसों के साथ मिला रहे हैं ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो कोरोना वायरस के जैसा ही दिखे। फिर इसका जानवरों और इंसानों पर ट्रायल किया जा रहा है। दूसरे इस कोड को ही ट्रायल के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं। जब रिसर्चर्स को लगेगा कि उन्हें ऐसा कुछ मिल गया है जो काम कर सकता है तो इसे बार बार टेस्ट किया जाएगा और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये पक्का काम करेगी और साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। पर उसके बाद भी इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करना होगा ताकि यह सब जगह बांटा जा सके। तो
हमारे श्रोता इरशाद आलम ने पूछा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहाँ पहुंचा है वैक्सीन को लेकर। अमजद आलम ने भी पूछा था कि भारत में कब तक ये वैक्सीन मिलने लगेगी। नरजिस खातून का भी इसी तरीके का एक सवाल था। उम्मीद है आप लोगों को अपना जवाब इस रिपोर्ट से मिल गया होगा। दोस्तों, वैसे तो हमारा रोज़ का ये कार्यक्रम कोरोना पर केंद्रित होता है और आपके साथ हम उसी की चर्चा करते हैं, मगर आज के दिन बॉलीवुड के कलाकार इरफान खान की बात ना करना शायद इस कार्यक्रम को अधूरा छोड़ देगा। उनका आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इसके बाद वर्सोवा के कब्रिस्तान में आज उन्हें दफन कर दिया गया और लॉकडाउन के चलते उनके जनाजे में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त मिली। इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। पिछले साल इरफान खान लंदन से इलाज करवाकर लौटे थे और लौटने के बाद वो कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में ही ट्रीटमेंट और रूटीन चेकअप करवा रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ जाया करती थी। उसी फिल्म के बाद उन्होंने जारी किया था अपना संदेश, जो उनका आखिरी संदेश बन गया। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. आज देश भर के लोग इरफान खान को याद कर रहे हैं और दुख में डूबे हैं। हमारे श्रोता राजेश सिंह ने पूछा कि क्या मजदूरों को यूपी सरकार वापस ला रही है। जहांगीर खान ने भी ये पूछा है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाए जाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके अनुसार ऐसे लोग केवल समूहों में आ जा सकेंगे और यात्रा से पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए यात्रियों को भेजने और अपने यहाँ आने देने वाले राज्यों को आपस में सहमति करनी होगी। यात्रियों को सड़क मार्ग से भेजा जाएगा। आपके दिल में बसी बोली और आपके अपने लोकगीत लॉकडाउन की चुनौतियों के बीच पेश है बीबीसी हिंदी की नई सीरीज लॉकडाउन लोकगीत, जहां आप अपनी बोली में सुनाएंगे अपने लोकगीत और हम कुछ चुनिंदा गीतों को लोगों तक भावार्थ समेत पहुंचाएंगे। लोकगीतों में होगी अपनी मिट्टी की बात, किसी अपने की याद। सीरीज की पहली कड़ी में गायिका शारदा सिन्हा से भोजपुरी में सुनिए पिया पपीहा के बोलिया। नमस्कार, मैं शारदा सिन्हा और मैं बीबीसी के लिए एक लोकगीत जिसकी पंक्ति है पिया पपीहा के बोलिया जहर लागे। अभी देश में जो लॉकडाउन की स्थिति है, सारे लोग यहाँ वहाँ फंसे पड़े हैं। उन सबों से जो घर में नायिका है, जो पत्नी है, वो ऐसे गीतों के जरिए रिलेट कर सकें ऐसी स्थितियों को। इस विरह गीत में इसी का वर्णन है। आप सब इसे सुने। जहर
तो ये थे हमारी पहली पेशकश लॉकडाउन लोकगीत की सीरीज में। हमारी श्रोता रूजा कुमारी ने पूछा है कि रैपिड टेस्ट किट क्यों कैंसिल हुए। तो रूजा जी, रैपिड टेस्ट किट मंगाए गए थे, लेकिन कुछ राज्यों ने शिकायत की कि वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उस पर रोक लगा दी गई थी। और सिर्फ ये भारत में नहीं, यूके में भी कई टेस्ट किट, ऐसे रैपिड टेस्ट किट मंगाए गए, एंटीबॉडी टेस्ट किट, और जो नहीं ठीक से काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी ये कैंसिल हो गए। अभी भी कोई एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वो बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है। रैपिड टेस्ट किट भी एक एंटीबॉडी टेस्ट किट ही है। तो आज कोरोना विशेष दिन भर में इतना ही। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया ब्रिजेश मिश्रा ने। तो हमें दीजिए इजाज़त, आज इतना ही। नमस्कार।